मेरे साथ मौजूद हैं सैयद महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के। महमूद साहब को आज जहमत देने का मकसद ये है कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 1/3 पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है। सो 1/3 की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए जब हम ये भी साथ कहते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो आप शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते कि नुकसान किस कदर शदीद है। और उन लोगों की सालों की मेहनत, जिन्होंने फसलें उगाई, अपने अनाज उगाए, मेहनत की, वो पानी में डूब गए हैं। कोई रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, उन किसानों के पास, कि दोबारा से किस तरह उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है, कौन उन्हें देगा, उस ट्रॉमा से वो बाहर कैसे निकल सकेंगे। बिकॉज़ ऑब्वियसली ट्रॉमा होता है कि जब आपने अपने खून से किसी ज़मीन को सींचा हो, बीज डाला हो, उगाया हो और आपके बड़े प्लान्स उससे जुड़े हों कि शायद आपने अपनी बेटी की शादी उसकी आमदन से करनी है, अपने घर को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, और बहुत सारी मुआशी मुश्किलात सबकी होती हैं। तो एक तो उनसे घर भी उनका गया, ज़मीन भी इस वक्त पानी में है, कोई पुरसाने हाल उन लोगों का नहीं है, नुकसान इस कदर ज़्यादा है, डैमेज इस कदर ज़्यादा है कि अभी तो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ। अभी तो रीलोकेशन होगी, तखमीना लगेगा, फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ज़राअत में हम क्या क्या मिस करने वाले हैं, क्या क्या सब्ज़ियाँ फल हमें नहीं मिलेंगे। वो फेज़ अभी आना है हमारे ऊपर। सो थोड़ा सा इसका अंदाज़ा ले सकें क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली उनके लिए, हुकूमत को क्या असिस्ट करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन की। वेलकम टू द शो महमूद साहब। सर, सो मेरा ख्याल है आपसे बेहतर तो किसी को नहीं पता होगा कि वो किसान जिसकी ज़मीन अब तक पानी के अंदर डूबी हुई है, पानी खड़ा हुआ है, निकला भी नहीं कई लोगों से, सर कितना नुकसान हुआ है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया इकरा आपका और डिस्कवर पाकिस्तान का कि इस अहम मौजू पे जो है आज हम बात कर रहे हैं। नुकसान का तो इस तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जी कि आप ये देखें कि फसलें वो उजड़ गई, घर जो है वो मसमार हो गए, मवेशी जो है वो बह गए। आपका लाइफ स्टॉक का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जिसे कवर करते हुए कई सालों लगेंगे। इंसानी जानों का नुकसान वो अलग हुआ, और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा नुकसान जो है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किसान कम्युनिटी का हुआ है। आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी, और फिर पंजाब की ये जो पट्टी है देरा गाज़ी ख़ान से लेके और रहीम यार ख़ान तक, और फिर आगे बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान बलूचिस्तान में हुआ, और उसके बाद सिंध के अंदर हुआ। तो पूरा पाकिस्तान ही उसमें जो इफ़ेक्ट हुआ है। और ये एक इसमें चूँकि मिनहसल कौम हमारी एक आदत है कि हम उसको तमाम चीज़ को अल्लाह के ऊपर फेंक देते हैं कि जी बस अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो अपनी जो चीज़ हम एक हादसे के मुंतज़िर रहते हैं, और जब हादसा रूनुमा हो जाता है और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जी अब क्या करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा हादसा है जो हो गया। पहले रिलीफ जो उसके लिए काम पाक फ़ौज ने बहुत काम किया। मैं आपके तवज्जुह से पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने, अगर पाक फ़ौज न होती तो यकीन करें कि इसको कोई इस अंदाज से नहीं कर पाता। हमारा इदारे में कोई कैपेबिलिटी इस तरह की नहीं है हमारी हुकूमतों में। तो वो किसी हद तक जो है ये हुआ। और फिर आप ज़रा तसव्वुर करें इकरा कि रात का अंधेरा और मासूम बच्चे, ख़वातीन उस नंगे आसमान तले जो है वो, जहाँ मच्छरों की बहुतात, और एक ऐसा तकलीफ़ दे मंज़र जो है वो हर रात हम मुंतज़िर रहते हैं उस मंज़र को देखने के लिए। और फिर दिन में आप देखें कि गर्मी कितनी है, उस खौफनाक, और वो चारपाई, टूटी हुई चारपाई, और उसके ऊपर फटी हुई चादर डाल के तो अपना सर छुपाते हैं अपने बच्चों के लिए। फिर अब एक जो बीमारियों का वो एक सिलसिला शुरू हो गया है मुख्तलिफ़ किस्म की। तो आप यकीन करें कि इस जो आपने अपने इंट्रो में सही कहा कि इस ट्रॉमे से और इस कर्ब से जो है वो अकेला हुकूमत का काम नहीं है। जब तक हम मिनहसल कौम जो है वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हम तो यहाँ बैठे हैं या हमारे
बहुत से लोग जो है वो आराम में, लेकिन उन लोगों की तकलीफ़ का जब तक हम एहसास नहीं करेंगे, तो आपने ख़ुद कहा कि ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और इस रीढ़ की हड्डी पे हमने इतनी ज़रबें लगाई हैं क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं रही। आप ये देखें कि आपके जीडीपी का हैरान होंगे कि 24% जो है वो ज़राअत है, आपके रोज़गार का 48% जो है वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको रोज़गार ज़राअत फराहम करता है। आपकी तमाम इंडस्ट्री जो है वो इससे रिलेटेड है। आप शहरों में चले जाएं, आप कोई किसी दुकान के अंदर जाएंगे तो आपको ज़राअत ही नज़र आएगी। आप कपड़े की दुकान जाएंगे, उसके पीछे किसान नज़र आएगा। आप सब्ज़ी की किसी दुकान पे जाएंगे तो आज इकरा ये तपिश जो है वो बड़े शहरों में, आपने सब्जियों का भी जिक्र किया, तो बड़े शहरों में जब महसूस हुई है तो वो अब परेशान है और हमसे पूछते हैं कि ये जो सख्ती है और ये जो सब्ज़ियाँ महंगी हैं, ये कब तक ये सिलसिला जो है वो चलेगा। क्योंकि जो इसका एक साइकिल है कि बलूचिस्तान में पहले सब्ज़ियाँ होती, आपने अक्सर सुना होगा कि कोयटा से सब्ज़ी जो है वो पहुंच रही है, इवन धनिया तक आपका जो है वो वहाँ से आता है, ये साइकिल है। फिर उसके बाद आपका सिंध जो है वो सब्ज़ियाँ देता है, और फिर उसके बाद पंजाब जो है वो ये मौसम के एतबार से, तो इस तरह से जो तमाम सब्ज़ियाँ और तमाम जो आपका अनाज है वो पहुंचता है मेरे पाकिस्तानियों को। तो इस वक्त तो जो है वो हालात न गुफ्तबे हैं और बड़े ही परेशान कुन हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर बात है कुछ जब ये सैलाब आया तो कुछ सब्जियों की कीमतें एकदम बढ़ गईं, टमाटर हो गया और एक दो चीज़ें हो गई। अब हमें किन किन सब्जियों के हवाले से सफ़र करना पड़ेगा? जी, आप तमाम जो चीज़ें हैं वो उसकी आपको ये परेशानी उठानी पड़ेगी। आपकी देखें कि टमाटर, आपका प्याज, आपका लहसुन, आपकी भिंडी है, आपका कद्दू है, आपका बैंगन है। मैंने बताया ना कि ये एक साइकिल है, वो चलता है। और अब चूँकि वहाँ ख़त्म हो गई और हुकूमत ने एक फ़ैसला, दुरुस्त फ़ैसला लिया, और वो फ़ैसला जो है कि बाहर से उन्होंने मंगाए। अभी पिछले दिनों में 900 ट्रक जो है वो आया अफ़गानिस्तान के रास्ते से, और उससे फिर आपने देखा कि ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में और फिर पंजाब में भी जो प्याज 250 रुपये तक पहुंच गया था, अब उसकी कीमत ज़रा थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो उसके लिए हमें आगे प्लानिंग की ज़रूरत है। देखें, एक हुकूमत को चाहिए कि उसकी मनसूबाबंदी करें, बल्कि मैं आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इसमें अभी जा रहे हैं सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर, हमारी आर्मी चीफ, और वो देख रहे हैं तबाही अपने आंखों से। हम समझते हैं कि उसके अंदर जो है वो बैठ के उसकी जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे उस वक्त तक इस पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अभी ये जो सितंबर का महीना है, ये पंजाब के अंदर जो है वो नई सब्जियों का आगाज़ होता है मौसमी एतबार के साथ। आपका प्याज भी लगेगा, आपकी दीगर सब्जियां जी, भिंडी है, बैंगन है, शलजम है, आपकी घिया तोरी है, और बहुत सी सब्जियां जो हैं वो इस वक्त। अच्छा, अभी अगर प्लानिंग कर ली जाए, और मैं आपको बताऊं कि वो कि आप उसके एकर्स में इजाफा करना होगा, क्योंकि जो ज़मीन सैलाब से जो है अब नाकारा है, जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ वो तो काबिल काश्त नहीं है, वो तो जब तक पानी उसका नहीं सूखेगा वो काबिल काश्त नहीं होगी। तो उसके लिए पंजाब के अंदर उसका जो है वो रकबा बढ़ाना होगा, बैठ के प्लानिंग करके किसान को इंसेंटिव देना होगा। मैं मिसाल के तौर पे मैं साथ साथ ये तजवीज़ भी देता जाऊं कि हुकूमत को करना क्या चाहिए। हुकूमत को करना ये चाहिए कि वो एक तो किसान को बिला सूद जो है वो कर्ज फराहम करे, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो इनपुट्स हैं, अब मैं आज मैं देख रहा था कि हमारे नेबर कंट्री में आप ये देखें कि जो DAP यहाँ पे मैं 14,000 रुपये की ले रहा हूँ। DAP इकरा वो खाद है जो पैदावारी सलाहियत बढ़ाती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक गंदम बीजता हूँ और उसमें मैं DAP नहीं डालता तो वो मेरी फसल आधी आएगी। अगर 50 मन आती है तो वो
30 मन आएगी, इतना बड़ा फ़र्क। सही। वहाँ नेबर कंट्री में वो खाद 4000 रुपए की है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो इतना बड़ा फ़र्क है कि वो किसान को 1 रुपए यूनिट है और मैं 100 रुपए यूनिट तक भर रहा हूँ। ज़री ट्यूबवेल की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो यूरिया खाद है वो नेबर कंट्री के अंदर जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 800 850 रुपए की है और मैं जो है वो इस वक्त 2500 2600 रुपए की ले रहा हूँ। इसी तरह और बहुत सी पोटास है आपकी जो फसल की पैदावार सलाहियत बढ़ाने में। अब हमें पैदावारी सलाहियत भी आपने पूछा ना जो कि इसको किस तरह से मैनेज करें, तो उसमें पैदावारी सलाहियत के पर एकड़ जो है वो 5 मन हमारी जो पैदावार बढ़नी चाहिए वो उसी सूरत में बढ़ सकती है, क्योंकि किसान तो अब बदहाल हो गया। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो उसका सब चीज़ जो है तबाह हो गई और बह गई। तो उस हवाले से जब तक हुकूमत का अभी हमें कोई काम नहीं नज़र आ रहा, कोई प्लानिंग नहीं नज़र आ रही, और फिर अगले आने वाले वक्तों में जो मसाइल पेश आने हैं उस पर इदराक होना चाहिए और ऐसे लोगों को आपको बिठाना चाहिए जो ग्रास रूट लेवल पे भी काम करते हैं, जो ज़री साइंसदान हैं, उसमें बेहतर बीज सब्जियों के जो है वो देने चाहिए। और फिर सब्जियों की आपने बात की उसमें टनल फार्मिंग का। अब टनल फार्मिंग जो है वो आम किसान नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी जो बनावट है उसके लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपया 1 एकड़ के लिए चाहिए। आप देखें इतने पैसे तो कभी भी किसान के पास नहीं होते, और वो हुकूमत को चाहिए या प्राइवेट सेक्टर जो है आपके ये जितनी सब्जी मंडियों के अंदर आड़ती या वो बैठे हैं वो रजिस्टर्ड करें किसानों को और उनको फैसिलिटेट करें, उनको ये फराहम करें जो टनल फार्मिंग के लिए पैसा है, और उनसे फिर वो सब्जियाँ ख़रीद के वो। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जिन जगहों पे पानी खड़ा हुआ है, जिन ज़मीनों के नीचे फसलें आके ख़राब हो गई, कितना अर्सा लगेगा उसे काबिल काश्त तो ज़मीन को होने में? हाँ इकरा, बड़ा आपका ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन उसमें देखें ना पानी को रास्ता नहीं दिया हमने। हमारी देखें दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है, चंद घंटे जो है वो रुकती है और फिर वो बारिश होती है, तो उसमें ना वहाँ की सड़कें ख़राब होती ना वहाँ पानी खड़ा होता है। तो ये हमारी एक प्लानिंग के अंदर जो एक खला है वो नज़र आता है कि आपने ड्रेन सिस्टम अपना क्यों नहीं बेहतर किया। आप अगर करते तो जो को सुलेमानी से ये सैलाब जो आया है, नीचे की तरफ पानी आया और इसने पूरी पट्टी को राजनपुर की और ये सारी पट्टी को उसने तबाह किया है। अगर ये ड्रेन सिस्टम उस अंग्रेज़ के वक्त में वो ड्रेन सिस्टम था और वहाँ पे हमने घर बना लिए, वहाँ पे हमने जो है वो उसको बंद कर दिया, अपने इस बात का ख्याल नहीं किया। अब जब तक उसको पानी को रास्ता नहीं मिलेगा तो उसके सूखने में तो कई माह लगेंगे, और जहाँ पानी खड़ा है कई फीट खड़ा है सिंध में से तो वह भी नहीं निकल रहा। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। और सिंध में आप देखें कि आपकी कॉटन जो है वो 80% तबाह हो गई है। कॉटन आपके ज़रिए मुबादला का बायस बनती है और आपकी कॉटन जो है वो सिंध में बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब हमें जो है वो चाहिए, हम एक ज़री मुल्क हैं और हम जो है वो उसकी कोई प्लानिंग नहीं करते। हुकूमत को चाहिए कि ज़री एमरजेंसी नाफिज करे, फिल फॉर आप हमारे जो यूनिट का रेट है वो कम करें। हम बिल नहीं भर पा रहे और किसान जो है वो बेचारा पहले भी कोई ना कोई चीज़ अपनी फ़रोख्त करता था, कोई जानवर फ़रोख्त करता था और फिर जाके बिजली का बिल जो है वो पे करता था। तो जो हुकूमतें अपने किसानों को फैसिलिटेट करती हैं, आप उनका जायज़ा ले लें तो उन मुल्कों के अंदर अनाज की कमी नहीं होती। और इसके बावजूद कि हमें कोई मराहत नई हुकूमतें देती, जबकि सनतकारों को मिलती हैं, उसमें रिलीफ उनको हर तरह से मिलता है, उसमें बिजली के बिलों में भी मिलता है, उनको लोन भी जो है वो उस तरह से दिए जाते हैं। फैसिलिटेट हुकूमत की जानिब से किया जाता है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग की हमें ज़रूरत है, हिकमत अमली की ज़रूरत है इमरजेंसी बुनियादों पर।